नमस्कार दोस्तों, मैं विलास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका प्लस प्रमेश ई लिप पर। और आप देख रहे हैं आजादी के बाद का भारत। और इस श्रृंखला में आज हम देखेंगे तीसरा अध्याय, लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें देशवासियों के लिए। किसी देश के द्वारा अपनी वास्तविक आय को बढ़ाने के लिए सभी उत्पादक साधनों का कुशलतम प्रयोग एक लगातार या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कारण साधनों की पूर्ति एवं वस्तु संबंधी मांग समय समय पर बदलती रहती है। आर्थिक विकास में सामान्य जनता के जीवन स्तर में सुधार तो होता है तथा सरकार द्वारा कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि की जाती है। आर्थिक विकास से वास्तविक राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना भी माना जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं आजादी के बाद भारत का तीसरा अध्याय, आर्थिक विकास। इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। आर्थिक विकास किसी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। इसका प्रमुख लक्ष्य कुपोषण, बीमारी, निरक्षरता और बेरोजगारी को खत्म करना होता है। आइए इसी कड़ी में सबसे पहले जानते हैं आर्थिक विकास में मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवाद को। स्वतंत्रता के बाद भारत में अत्यधिक गरीबी, निरक्षरता तथा नष्ट हो चुके कृषि एवं उद्योग के अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज में उपनिवेशवाद द्वारा निर्मित संरचनात्मक विकृतियों ने भविष्य में आत्मनिर्भर विकास को प्राप्त करना और भी कठिन बना दिया था। ऐसे में भारतीय नेतृत्व के समक्ष आर्थिक विकास तथा लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां विद्यमान थी। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तब उनके समक्ष आर्थिक विकास दो मॉडल में उपस्थित थे। क्या थे वो मॉडल, आइए जानते हैं। उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था, जिसे अमेरिका और यूरोप द्वारा अपनाया गया था, तथा समाजवादी व्यवस्था, जिसे सोवियत संघ द्वारा अपनाया गया था। आर्थिक विकास के सही मॉडल के विमर्श के दौरान आम सहमति थी कि भारत के विकास में आर्थिक न्याय का समावेश होना चाहिए। अतः बहुत कम ही लोगों ने अमेरिकी पूंजीवादी मॉडल का समर्थन किया तथा अधिकांश द्वारा आर्थिक विकास के सोवियत संघ मॉडल के लिए सहमति दी गई। इस प्रकार भारत ने केवल वाणिज्य लाभों पर आश्रित उपनिवेशवादी आर्थिक मॉडल का परित्याग किया तथा स्वतंत्रता के पश्चात भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में गरीबी का निवारण तथा सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व बना। इस प्रकार भारत ने आर्थिक विकास के मिश्रित मॉडल का चुनाव किया, जिसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों प्रकार के मॉडल की विशेषताएं सम्मिलित थी। फिर भी अखिल भारत ने आधुनिकीकरण की पूंजीवादी पद्धति को पूर्णतः नकार दिया। क्यों, आइए जानते हैं। उस दौर में लोग पश्चिम को विकास का मापदंड मानते थे तथा विकास का आशय औद्योगिकृत पश्चिमी देशों की भांति अधिक से अधिक आधुनिक हो जाना था। लेकिन भारत ने इस मॉडल को खारिज कर दिया, क्योंकि यहाँ अधिकांश लोग अशिक्षित थे और पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं का टूटना जो आधुनिकीकरण हेतु आवश्यक था, जो भारत में संभव बिल्कुल भी नहीं था। आइए आर्थिक विकास में जानते हैं नियोजन तथा इसके प्रभाव। स्वतंत्रता के बाद इस बिंदु पर पूर्व सहमति थी कि विकास की योजनाएं बनानी चाहिए। निजी क्षेत्र को ही नहीं, यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के रूप में नियोजन के विचार ने 1940 और 1950 के दशक में समूचे विश्व में व्यापक जन समर्थन प्राप्त कर लिया था। यूरोप में महामंदी के अनुभव, जापान और जर्मनी में युद्धों के बाद बड़े उद्योगपतियों के एक वर्ग ने 1944 में एक साथ आकर देश में एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया और इसे ही बॉम्बे प्लान कहा गया। इसी कड़ी में आर्थिक विकास के लिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक का ड्राफ्ट और वास्तविक योजना दस्तावेज दिसंबर 1951 में जारी किया गया। शिक्षाविदों, पत्रकारों, सरकार और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों, उद्योगपतियों, किसानों, राजनेताओं आदि सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा इन दस्तावेजों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया।
तब हेरडोमर मॉडल पर आधारित पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गरीबी के दुष्चक्र से निकालना था। इस योजना में मुख्यतः कृषि क्षेत्र को संबोधित किया, जिसमें बांधों और सिंचाई पर निवेश भी सम्मिलित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जो 1956 से लेकर 1961 मुख्यतः भारी उद्योगों पर बल दिया गया। इसका निर्माण पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों एवं योजना निर्माताओं के एक दल ने किया। पहली योजना में अपनाए गए धैर्य के विपरीत दूसरी योजना में सभी दिशाओं में परिवर्तन करके त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन बनाने का प्रयास किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक, इसके हेतु एक अंतर्निहित धारणा यह थी कि भारत की अर्थव्यवस्था अब उड़ान भरने को तैयार है। इस प्रकार इसने भारत को आत्मनिर्भर तथा अपने लिए पर्याप्त उत्पादन में समर्थ बनाने का लक्ष्य तय किया। इस योजना की मुख्य प्राथमिकता कृषि खाद्य आपूर्ति को बढ़ाना तथा निर्यात एवं उद्योगों को समर्थन देना था। हालांकि यह योजना अपने लक्ष्यों की पूर्ति में असफल रही, जिसका प्राथमिक कारण चीन 1962 एवं पाकिस्तान 1965 के साथ युद्ध था तथा 1965 और 66 में पड़ा गंभीर सूखा भी था। और इन्हीं परिस्थितियों के कारण योजना अवकाश की घोषणा की गई। इसी में देखते हैं अब 1947 से लेकर 1965 की योजनाओं की उपलब्धियां। कृषि के क्षेत्र में आजादी के बाद से व्यापक भूमि सुधार लागू किए गए। ग्राम स्तर पर कृषि के विकास के लिए तथा सामुदायिक विकास से संबंधित कार्यों का जाल बिछा दिया गया। सिंचाई, ऊर्जा, कृषि अनुसंधान इत्यादि क्षेत्रों में आधारभूत रचना के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया और इन सारे कदमों के फलस्वरूप भारत में खेती का काफी विकास हुआ। या यह भी कह सकते हैं 1965 से लेकर 1966 को छोड़कर प्रथम 3 योजनाओं के दौरान भारतीय कृषि का विकास 3% के वार्षिक दर से हुआ था। यही उद्योग और कृषि के अतिरिक्त योजनाओं में शिक्षा व्यवस्था समेत सामाजिक मूल ढांचे के विकास पर सबसे अधिक जोर दिया गया। प्रथम 3 योजनाओं के दौरान यातायात और संचार पर वास्तविक खर्च करीब 13 अरब रुपये बताया जाता था, जो प्रत्येक योजना में कुल खर्चे का 26% था। अब आर्थिक विकास में कुछ क्षेत्रों को समझते हैं, जिनमें पहला है कृषि बनाम उद्योग। कृषि बनाम उद्योग शुरुआती दौर में सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के मध्य किसमें ज्यादा संसाधन लगाए जाने चाहिए। कई लोगों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण कृषि और ग्रामीण इलाकों को हानि हुई। जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका तक प्रस्तुत किया था, जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज्यादा जोर था। वहीं कुछ अन्य लोगों का सोचना तो यह भी था औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तीव्र किए बिना गरीबी के मकड़ा जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसके बाद आता है निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। विकास के 2 जाने माने मॉडल थे। भारत ने उनमें से किसी को भी नहीं अपनाया, क्योंकि पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम पूर्णतया निजी क्षेत्र के भरोसे होता है। भारत ने यह रास्ता नहीं अपनाया। भारत ने विकास का समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया, जिसमें निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है और हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है। इन दोनों ही मॉडल की कुछ एक बातों को लिया गया और अपने देश में इन्हें मिले जुले रूप में लागू किया गया। इसी कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। इसमें एक प्रमुख है हरित क्रांति। आइए इसे समझते हैं। भारत में हरित क्रांति को सूखे, बाढ़ इत्यादि जैसे कृषि संकटों के दौरान अनाज की पूर्ति के लिए विदेशी सहायता पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए जाना जाता है। साथ ही इसमें खाद्यान्न की उपलब्धता के मामले में भारत को आत्मनिर्भर और आत्मसंतुष्ट राष्ट्र बनाने की परिकल्पना की गई है। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है
और भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति के दौरान महत्वपूर्ण सरकारी पहले थी कि कृषि में सरकारी निवेश काफी बढ़ गया। कृषि को दी जाने वाली संस्थागत वित्तीय मदद 1968 से 1973 के मध्य दोगुनी हो गई। 1965 में कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया था। इसकी कोशिश यह थी कि किसान के लिए निरंतर उत्पादक मूल्य के जरिए बाजार की गारंटी दी जाए। तब सार्वजनिक निवेश, संस्थागत कर जो उत्पादक मूल्य और कम कीमत पर नई तकनीक उपलब्ध कराने से किसानों द्वारा निजी निवेश के मुनाफे की क्षमता बढ़ गई। इस प्रकार हरित क्रांति के कुछ सकारात्मक प्रभाव हुए। हरित क्रांति के 3 चरणों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि हुई। 80 का दशक आते आते भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया और उसके पास 3 करोड़ टन से भी अधिक का जमा भंडार तैयार हो गया। इतना ही नहीं, पिछले कर्जे चुकाने के लिए वह खाद्यान्न का निर्यात भी करने लगा। यहाँ तक कि अनाज की कमी वाले देशों को अनाज उधार के रूप में देने लगा। और इसी अनुकूल परिस्थिति के कारण 1987 और 1988 के अकालों का सामना बिना किसी बड़े पैमाने की विदेशी सहायता के कर पाया, जबकि यहीं पर 60 के दशक में भारत ने बड़ी विदेशी सहायता ली थी। अब आइए आर्थिक विकास में समझते हैं भूमि सुधार और सहकारिताएं। भारत में आजादी के समय एक ऐसी कृषि व्यवस्था मौजूद थी जिसमें भूमि का स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित था। इस व्यवस्था में किसानों का शोषण हुआ और ग्रामीण जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक विकास में यह बड़ी बाधा थी। आजादी के बाद भारत सरकार का ध्यान भूमि के समान वितरण पर भी रहा और देश को समृद्ध बनाने में भूमि सुधार को एक मजबूत स्तंभ के रूप में देखा गया। इस नीति के प्रयोजनार्थ किसान शब्द के अंतर्गत भूमिहीन कृषि, श्रमिक, बटाईदार, काश्तकार, लघु सीमांत और उप सीमांत खेतहीन, बड़े धारणों वाले किसान, मछुआरे, कुक्कुट व पशुपालन में लगे अन्य किसान, चार्निक, बगान कामगार और साथ ही वे ग्रामीण तथा जनजातीय किसान भी शामिल है जो अनेक प्रकार के खेती से जुड़े व्यवसायों में लगे हैं, जैसे कि मधुमक्खी पालन, रेशम पालन और कृमि पालन। इस शब्द के अंतर्गत वे जनजातीय परिवार भी शामिल होंगे जो झूम खेती के कार्य और गैर इमारती वन उत्पादकों के संग्रहण व उपयोग के कार्य में लगे हैं। फसल और पशुपालन, मत्स्यिकी और कृषि वानिकी के जरिए अपनी आजीविका कमाने वाले कृषि और गृह विज्ञान स्नातकों को किसान व खेती के क्षेत्र में उनका सही स्थान प्राप्त होगा। प्रत्येक श्रेणी में महिलाओं की लिंग विशिष्ट जरूरतों को भी स्वीकारा जाएगा। भूमि सुधार। सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिनमें कृषि का आधुनिकीकरण प्रमुख है। इसके अलावा कुछ संस्थागत प्रयास भी किए गए। संस्थागत सुधारों का तात्पर्य भूमि सुधारों से है। भूमि सुधार का तात्पर्य भूमि के स्वामित्व की ऐसी व्यवस्था करना है जिससे न सिर्फ किसानों को न्याय और लाभ मिल सके बल्कि कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हो सके। भूमि स्वामित्व सुधार के अंतर्गत सरकार ने पूर्व से चली आ रही जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी इत्यादि व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार ने 3 कार्य किए: बिचौलियों की समाप्ति करना, काश्तकारों को प्रत्यक्ष भू स्वामित्व प्रदान करना तथा लगान का नियमन। इसी प्रकार जोतों की चकबंदी के अनुसार यत्र तत्र बिखरे खेतों को एक साथ व्यवस्थित कर सिंचाई के साधनों सहित अन्य प्रकार की सुविधाओं के विकास द्वारा भूमि की उत्पादकता बढ़ाई गई। लेकिन इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य किसानों और राज्यों के बीच से मध्यस्थों का उन्मूलन था, परंतु वास्तविक स्थिति में विधायी अधिनियमों ने जमींदारों को ही मध्यस्थता समझा, जिसके परिणाम स्वरूप मालगुजारी संग्राहकों और अनुपस्थित जमींदारों रैयतवाड़ी क्षेत्र इस व्यवस्था के तहत छूट गए। इसी के प्रारूप भूमि हदबंदी यानी कि सीमा को अंकित करने का कार्य। इसमें बड़े भूस्वामियों को अपनी अतिरिक्त जमीनें बेचने और उनका बेनामी हस्तांतरण करने का पर्याप्त समय मिल गया था। काश्तकारों की विशाल आबादी की भूमि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त भूमि प्राप्त करने में
भूमि हदबंदी असफल रही और कानून के मुताबिक गन्ना कृषि बागानों जैसी भूमि की कुछ श्रेणियों को हदबंदी से छूट प्रदान की गई। आर्थिक विकास में सहकारिताएं यानी कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, समाजवादियों, कम्युनिस्टों समेत राष्ट्रीय आंदोलन के कई नेता इस बात पर सहमत थे कि सहकारिता से भारत की कृषि में बड़ी उन्नति होगी। इससे विशेष तौर पर गरीबों को फायदा पहुंचेगा। आजादी के बाद भी सहकारिता को कृषि क्षेत्र में संस्थागत सुधार के लिए महत्वपूर्ण भाग के रूप में देखा गया। आर्थिक विकास में एक नजर डालते हैं ऑपरेशन फ्लड पर। उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दूध उपलब्ध कराना, जिन्हें हम द मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक उद्यमी थे और फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से अपने बिलियन लीटर आइडिया ऑपरेशन फ्लड विश्व का सबसे बड़ा कृषि विकास कार्यक्रम के लिए आज भी मशहूर है। इस ऑपरेशन ने 1988 में भारत को अमेरिका से भी ज्यादा तरक्की दी और दूध अपूर्ण देश से दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया। डेयरी खेती भारत की सबसे बड़ी आत्मनिर्भर उद्योग बनी। उन्होंने पदभार संभालकर भारत को खाद्य तेलों के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता दी। उन्होंने लगभग 30 संस्थाओं की स्थापना की जो किसानों द्वारा प्रतिबंधित और पेशेवरों द्वारा चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को उनके विकास को स्वयं दिशा देने में सहायता दी। उनके द्वारा सृजित संसाधनों का नियंत्रण उनके हाथों में दिया है। राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड देश के दुग्ध उत्पादकों के 700 से अधिक शहरों और नगरों के उपभोक्ताओं से जोड़ता है। इसके फलस्वरूप दूध के मूल्यों में होने वाले मौसमी और क्षेत्रीय परिवर्तन काफी कम हो गए। साथ ही साथ यह सुनिश्चित हुआ कि उत्पादकों को नियमित आधार पर पारदर्शी तरीके से उचित बाजार मूल्य मिलता रहे। ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला यह थी कि ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं। ये समितियां उत्पादकों से दूध खरीदती है, उन्हें जरूरी जानकारी और सेवाएं देती है और उन्हें आधुनिक प्रबंधन और प्रौद्योगिकी सुलभ कराती है। ऑपरेशन फ्लड के उद्देश्यों में था दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र की आय में वृद्धि। इसी के साथ यह भारत की आजादी के बाद का तीसरा अध्याय आर्थिक विकास समाप्त होता है। इसके अगले अध्याय में हम जानेंगे भारत के विदेश से संबंध। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग आजादी के बाद के भारत के बारे में जान पाए। और इस श्रृंखला को पूर्ण रूप से देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।